आज की अपनी इस क्लास में अपन शिक्षा मनोविज्ञान का व्यक्तित्व टॉपिक करेंगे, जिसके सभी पूछे हुए क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी ट्रिक्स के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना टॉपिक। क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा से हुई। और कौन से शब्द से हुई? पर्सोना से हुई। इसका अर्थ क्या है? ये रीट 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन है व्यक्तिगत गुण, मुखौटा या नकाब, आंतरिक स्वभाव या शारीरिक बनावट। आंसर आएगा दोस्तों मुखौटा या नकाब, मास्क। ठीक है ना। याद कैसे करें कि पुराने नाटकों में एक्टर चेहरे पर नकाब पहनते थे, जिसे पर्सोना कहते थे। दुनिया को हम जो मुखौटा दिखाते हैं वही हमारी पर्सनालिटी है। ठीक है ना। यही क्वेश्चन है। आगे प्रश्न है कि हिपोक्रेट्स ने 400 ईस्वी पूर्व में शरीर के द्रव्यों के आधार पे व्यक्तित्व को बांटा था। किसने? हिपोक्रेट्स ने 400 ईस्वी पूर्व में बांटा था। किसके आधार पे? शरीर के द्रव्यों के आधार पे। काले पित्त वाले लोग कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? क्रोधी होते हैं, आशावादी होते हैं, निराशावादी होते हैं, या फिर हाँ निराशावादी होते हैं। ये ऑप्शन दिए हुए, तो इसमें आंसर आएगा निराशावादी होते हैं, यानी उदास होते हैं। काला रंग हमेशा क्या होता है? अंधेरे या उदासी का प्रतीक होता है। तो कैसे याद करेंगे कि काला पित्त किसका प्रतीक है? उदासी का प्रतीक है, अंधेरा। प्रश्न आगे है कि क्रेस्मर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। किसने करा? क्रेस्मर ने करा, शारीरिक रचना के आधार पे। ठीक है ना। इनमें से कौन सा प्रकार उनके वर्गीकरण में नहीं है? जो वर्गीकरण उन्होंने किया उसमें नहीं है। पिकनिक प्रकार के, एस्थेनिक, एथलेटिक या फिर एंडोमॉर्फिक। नहीं है वो पूछा है, तो वो एंडोमॉर्फिक नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। एंडोमॉर्फिक का मतलब ये शेल्डन का प्रकार है। किसका प्रकार है? शेल्डन के प्रकारों में आता है। शेल्डन के लिए अपन याद करेंगे EME। क्या याद करेंगे? EME। ई से एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टो, ऐसे थे इन्होंने के। EME थे किसके? शेल्डन के। जबकि अपन बात करें इसमें आते हैं ये पिकनिक आ गया, एस्थेनिक आ गया और एथलेटिक आ गया। क्वेश्चन आगे है, इस हेल्डन के अनुसार जो लोग दुबले पतले लंबे एकांत प्रिय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो एकदम सुकड़ू होते हैं, लंबे होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी या एस्थेनिक। उनको कहते हैं दोस्तों एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी, एक्टो का मतलब एक, एक नंबर की तरह दुबला पतला सीधा इंसान। एक्टो से क्या याद करा अपन ने? एक याद करा। और एक कैसे है? अकेला है, दुबला पतला है। ठीक है ना। इसकी तरह इंसान होता है। एस्थेनिक जो है वो क्रिस्मर का शब्द है, शेल्डन का नहीं है। एस्थेनिक जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है वो। प्रश्न आगे है कि मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग जो थे उन्होंने व्यक्तित्व को किस आधार पे वर्गीकृत किया था? कार्ल यूंग ने शारीरिक बनावट के आधार पे, सामाजिकता और मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पे, मूल्यों के आधार पे या ग्रंथियों के आधार पे। इन्होंने करा था सामाजिकता, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पे। ठीक है ना। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दिए थे उन्होंने। कैसे याद करें कि जुंग्स को अपन ने याद करा जग। जग में रहना है तो समाज से जुड़ना पड़ेगा। समाज से जुड़ेंगे उसको क्या कहते हैं? बहिर्मुखी। या फिर मन में रहना पड़ेगा, उसको कहते हैं अंतर्मुखी। यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इन्होंने बताए थे। युंग को अपन ने याद करा क्या? जग। यानी जग में रहना है तो बहिर्मुखी अंतर्मुखी होना पड़ेगा। प्रश्न आगे है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में किसने बांटा? किसके आधार पे? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पे 6 भागों में बांटा। तो किसने बांटा? स्प्रेंजर ने, होलपोर्ट ने, विलियम जेम्स ने या थॉर्नडाइक ने? ये बांटा था दोस्तों स्प्रेंजर ने। स्प्रेंजर ने। समाज में मूल्य हैं, स्प्रिंग की तरह उछलते हैं। कैसे याद करेंगे कि जो समाज में मूल्य हैं वो स्प्रिंग की तरह उछलते हैं, जो व्यक्ति को उछाल देते हैं, जो व्यक्ति को उछाल देते हैं। क्वेश्चन आगे है कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? मनोविश्लेषणात्मक, अल्फ्रेड एडलर, एरिक्सन, सिगमंड फ्राइड या कार्ल यूंग? सबको पता है सिगमंड फ्राइड। यानी फ्राइड ने हमारे मन का इतना विश्लेषण किया कि दिमाग फ्राई हो गया था। फ्राई से क्या याद करेंगे? फ्राइड याद करेंगे। इतना विश्लेषण कर लिया, यानी मनोविश्लेषण सिद्धांत। प्रश्न आगे पूछा गया था कि फ्राइड के अनुसार हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो जन्मजात होता है। फ्राइड के अनुसार क्या है कि हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो जन्मजात होता है और सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है। कौन से सिद्धांत पे? सुखवादी पे। तो वो क्या कहलाता है? इड कहलाता है, ईगो कहलाता है, सुपर ईगो। क्या कहलाता है? वो कहलाता है इड कहलाता है दोस्तों। ठीक है ना। इड का मतलब क्या है? इच्छा। इड का मतलब है इच्छा। और इच्छा हमेशा क्या चाहती है? मजा चाहती है। किसी की इच्छा नहीं होती कि मैं बोरिंग काम करूं,
कोई नहीं चाहता है, चाहे तरीका गलत ही क्यों ना हो। इड का मतलब ये है। प्रश्न है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग वास्तविकता के सिद्धांत से संचालित होता है? रियलिटी, वास्तविक सिद्धांत। ऑप्शन है चेतन मन होता है, इड होता है, ईगो या सुपर ईगो। ये होता है ईगो, अहम। अहम ईगो इंसान हमेशा रियलिटी चेक करता है। इड क्या होता है? राक्षस रूपी। और सुपर ईगो होता है देवता रूपी। के बीच में जो होता है वो ईगो होता है, इंसान को बैलेंस बनाता है। ठीक है ना? इड, ईगो और सुपर ईगो। प्रश्न आगे है कि व्यक्तित्व मापन की 16 पीएफ यानी 16 पर्सनालिटी फैक्टर प्रश्नावली किसने विकसित की थी? 16 पीएफ वाली ओलपोर्ट ने, रेमंड कैटल ने, आइजेंक ने या गाल्टन ने? ये करे थे रेमंड कैटल ने। ठीक है, कैटल ने। 16 कैटल, 16 कैटल यानी गाय मवेशी वगैरह होते हैं वो। 16 जो गाय के अलग अलग फैक्टर यानी गुण होते हैं, ऐसे अपन याद करेंगे कैटल से 16 फैक्टर। प्रश्न है कि ओलपोर्ट के सील गुण सिद्धांत में सबसे प्रमुख गुण जो व्यक्ति के पूरे जीवन पर हावी रहता है, ऐसा कौन सा गुण है ओलपोर्ट के सिद्धांतों में? तो वो क्या कहलाता है? केंद्रीय शील गुण है, गौणशील गुण है, कार्डिनल है या सामान्य है? तो वो है दोस्तों कार्डिनल शील गुण, जो पूरे जीवन हावी रहता है। कार्डिनल मतलब क्या होता है? सबसे कड़क गुण। जैसे गांधी जी का सत्य और अहिंसा वाला था, वो होता है इसमें कार्डिनल। आगे प्रश्न पूछा गया कि प्रासंगिक जो अंतर्बोध परीक्षण है यानी टीएटी का निर्माण 1935 में किसने करा था? 1935 में हुआ था टीएटी का, तो किसने करा था? हरमन रोरसन ने, मॉर्गन मोरे ने, लियोपोल्ड बेलक ने या वॉटसन ने? तो ये करा था मॉर्गन मुर्रे ने। मॉर्गन मुर्रे ने। कैसे याद करें कि टेट, अपन टेट, ये टीएटी है उसको क्या याद करा? तट याद करा। क्या याद करा? तट याद करा। और तट पर बैठकर मॉर्गन और मुर्रे ने स्टोरी बनाई। ये स्टोरी बनाई किसने? मॉर्गन और मुर्रे ने। कहाँ बैठ के? तट पे बैठ के बनाई। इसे याद करेंगे मॉर्गन मुर्रे। प्रश्न है कि टीएटी में कुल कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में? 10, 20, 30, 40? आंसर आएगा 30 कार्ड चित्र वाले होते हैं और एक सादा होता है, यानी टोटल 31 होते हैं। कैसे याद करें कि महीने में 30 दिन होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो वो क्या हो गया? वो तट पे बिताओ। जो एक दिन 30 महीने वाले में काम करो और एक दिन एक्स्ट्रा निकल गया वो तट पे बिताओ। ऐसे अपन याद करेंगे। इससे अपने कार्ड क्या याद रह जाएंगे? 31 याद रह जाएंगे, यानी 30 प्लस 1। प्रश्न आगे है कि बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी कैट, सीएटी किस आयु वर्ग के बच्चों के व्यक्तित्व मापन के लिए है? बाल अंतर्बोध परीक्षण कौन सी आयु के लिए है? पहली बात तो ये बच्चों के लिए है, ठीक है ना। दूसरी बात ये किस व्यक्तित्व के मापन के लिए है? किस आयु के? 0 से 3, 3 से 11, 12 से 18 या 18 से ऊपर। ये 3 से 11। सीएटी से याद करेंगे बिल्ली 3 से 11 चूहों को खा गई। कितने चूहों को खा गई? 3 से 11 चूहों को खा गई। ठीक है ना, तो 3 से 11 अपन आयु याद करेंगे बच्चों की। आगे है कि हरमन रोरसा का शाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? जो हरमन रोरसा का है शाही धब्बा परीक्षण, वो व्यक्तित्व की कौन सी विधि है मापन की? आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ है, प्रक्षेपी है या प्रयोगात्मक है? तो ये है प्रक्षेपी, प्रोजेक्टिव है दोस्तों ये। कैसे याद करें कि जो धब्बे में इंसान अपने अचेतन मन की भावनाएं थोप देता है, इसे ही प्रक्षेपण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? प्रक्षेपण कहते हैं, अचेतन मन की भावनाएं। प्रश्न है कि रूरसा शाही धब्बा परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। इनमें से कितने कार्ड पूरी तरह काले और सफेद होते हैं? यानी कितने सफेद और कितने काले होते हैं? काले और सफेद कितने होते हैं? ये पूछा है। ऑप्शन है 2, 3, 5 या 10। कुल कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसमें से काले सफेद कितने? 5। कैसे याद करें कि 10 का आधा 5 हो गया और 5 कार्ड सादे हो गए बीडब्ल्यू के, और 2 काले लाल हो गए और 3 बहुरंगी हो गए, यानी ये 5, 2, 3 का फार्मूला लगता है इस पे। 5, 2 और 3 का, ऐसे टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। यानी 5 तो क्या हो गए? ब्लैक एंड व्हाइट हो गए। 2 कितने हो गए? काले लाल हो गए। और 3 हो गए बहुरंग के। इस प्रकार से आगे है कि व्यक्तित्व का उभयमुखी प्रकार, जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण हो, कौन सा होता है? वो उभयमुखी होता है, जिसमें दोनों हों। ये किसने बताया था? उभयमुखी किसने बताया था? ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड ने, कार्ल यूंग ने, वुडवर्थ ने या आइजेंक ने? कार्ल यूंग ने बताया था। बाद में नवयुगवादियों ने इसे जोड़ा था। कार्ल यूंग ने बताया। कैसे याद करें? यूंग को कैसे याद करा? जग से याद करा।
कि जग में कुछ लोग अंदर होते हैं, इंट्रो वाले होते हैं, कुछ बाहर वाले होते हैं, एक्सट्रो होते हैं और कुछ दोनों जगह होते हैं, ठीक है ना? वो क्या होते हैं? वो उभयमुखी होते हैं। ये बात किसने कही? कार्ल यूंग ने कही। कार्ल यूंग ने ऐसा बोला कि भई आप जो पीछे पढ़ रहे हो ना, जो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों काम करते हैं, ठीक है ना? जो बाहर भी रहते हैं और अंदर भी होते हैं। कार्ल यूंग। प्रश्न है कि अल्फ्रेड एडलर द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? किसके द्वारा प्रतिपादित है? अल्फ्रेड एडलर द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत को। ऑप्शन ए है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान या मानववादी। अल्फ्रेड एडलर की पूछा है तो इनका है व्यक्तिक मनोविज्ञान। व्यक्तिक मनोविज्ञान कैसे याद करें? एडलर का ए ले लिया और ए से क्या ले लिया? अलोन ले लिया, यानी अकेला। व्यक्तिक हो गया, पर्सनल हो गया, इंडिविजुअल हो गया, ठीक है ना? एडलर से ए ले लिया और ए से अलोन बनता है। ऐसे अपन याद करेंगे। अगर देखो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो जरूर कर देना, एक सब्सक्राइब भी कर देना। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पे आपको जो भी क्लासेज आती हैं उनकी वीडियो मिलेंगी, वो पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है ना? तो आगे प्रश्न करें कि हीनवस्था की भावना और श्रेष्ठता की चाह का संप्रत्यय किस मनोविज्ञान ने दिया था? मनोवैज्ञानिक ने दिया था। हीनवस्था की भावना और श्रेष्ठता की चाह, ये संप्रत्यय किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने, कार्ल यूंग ने, अल्फ्रेड एडलर ने या केटल ने? ये दिया था अल्फ्रेड एडलर ने। कैसे याद करें? कि जब इंसान अलोन होता है, अकेला होता है, एडलर होता है, एडलर से क्या याद करा? अलोन होता है, तो उसे यानी जो हीनता महसूस होती है, जिसे वो दूर करना चाहता है। क्या होता है इंसान? एडलर से अलोन याद करा था। तो जब इंसान अलोन होता है तो उसे हीनता होती है। आगे पूछा गया कि कार्ल यूंग के अनुसार सामूहिक अचेतन का प्रमुख अंग क्या है? कार्ल यूंग के अनुसार सामूहिक अचेतन का प्रमुख अंग क्या है, जो पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है? ऑप्शन है दमित इच्छाएं हैं, लिबिडो है या मूल प्रवृत्तियां हैं? आंसर आएगा आज्ञा रूप। आज्ञा रूप इसमें डी ऑप्शन था जो आगे नहीं आया इस स्लाइड में। आज्ञा रूप होता है वो, ठीक है ना? जैसे पूर्वजों से हमें आगे यानी प्राचीन विचार मिलते हैं, जैसे भगवान, माँ, शैतान की इमेज, ये सब मिलते हैं पूर्वजों से। आज्ञा रूप होता है वो। प्रश्न है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी एससीटी, एससीटी का मतलब क्या है? सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण 1930 में किसने करा था? ऑप्शन है पाइन व टेंडलर, रोरसा, गाल्टन या मरे। ये करा था पाइन व टेंडलर। पाइन और टेंडलर ने करा था। कि कैसे याद करें? कि अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए पेन, पेन से क्या याद करा? पाइन याद करा। पेन और टेंडर हाथों की जरूरत होती है। टेंडर का मतलब टेंडलर, हाथों की जरूरत होती है अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए। पाइन और टेंडलर। आगे है कि खेल व नाटक विधि से व्यक्तित्व मापन किसके लिए सबसे प्रयुक्त है? खेल और नाटक विधि से व्यक्तित्व मापन किसके लिए है? वयस्कों के लिए है, मानसिक रोगियों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए या वृद्धों के लिए? तो ये है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है ना? वृद्ध तो बेचारे खेलते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। खेल और नाटक बच्चे ही सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं और खेल खेल में अपनी पर्सनालिटी दिखा देते हैं वो लोग, ठीक है ना? आगे है कि व्यक्तित्व मापन की एमएमपीआई, एमएमपीआई का निर्माण किसने करा? व्यक्तित्व मापन की मिनोशेटा मल्टीफेज फेसिक और पर्सनालिटी इन्वेंटरी, इसका निर्माण किसने करा? हाथवे मैकिनले, मॉर्गन मुर्रे, ओलपोर्ट या केटल? इसका करा था हाथवे में मैकिनले ने, ठीक है ना? एमएमपीआई कैसे याद करें? एमएमपीआई मैकिनले, हाथवे, ठीक है ना? एमएमपीआई एच और एम, मैकिनले ने हाथवे के साथ मिलकर ये टेस्ट बनाया था। एमएमपीआई, एम से क्या बना दिया? मैकिनले बना दिया, ठीक है ना? और हाथवे बना दिया। एम से एम मिला दो, हाथवे और मैकिनले दोनों हो जाएगा, याद रह जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्तित्व के विकास में कौन सा कारक मानी जाती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां विकास में कौन सा कारक है? सामाजिक है, सांस्कृतिक है, मनोवैज्ञानिक है या जैविक शारीरिक है? तो ये जैविक और शारीरिक है, ठीक है ना? ग्रंथियां जो होती है वो शरीर के अंदर ही होती है, समाज के अंदर थोड़ी होती है। तो वो जैविक और शारीरिक हो गई। आगे है कि समाजमिति विधि के प्रवर्तक कौन है, जिसका उपयोग समूह में व्यक्ति की स्थिति जानने के लिए किया जाता है? कौन सी विधि है ये? समाजमिति। इसके प्रवर्तक पूछा है और जिसका प्रयोग होता है समूह में व्यक्ति की स्थिति जानने के लिए, समाजविति है।
ऑप्शन है जे एल मोरेनो, वुडवर्थ या गाल्टन। आंसर आएगा जे एल मोरेनो। जे एल मोरेनो। याद करेंगे कि समाज में रहना है तो मोरे नो मत बोलो। क्या ना बोलो? मेरे नो मत बोलो। ठीक है ना? या फिर ऐसे याद कर लेंगे कि मोर नो मत बोलो। मोर नो मोर मत बोलो। ठीक है ना? उसको उल्टा कर देंगे। मोरे नो को क्या कर देंगे? नो मोर कर देंगे कि नो मोर मत बोलो अगर समाज में रहना है। मोरे नो समाज में थी। ठीक है ना? जैसे याद रह जाएगा। प्रश्न है कि फ्राइड के अनुसार लड़कों में माता के प्रति जो आकर्षण ग्रंथि विकसित होती है उसे क्या कहते हैं? फ्राइड के अनुसार लड़कों में जो माता के प्रति आकर्षण ग्रंथि है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रा कहते हैं, ओडिपस कहते हैं, थायराइड कहते हैं या एड्रिनल कहते हैं? इसको कहते हैं ओडिपस। ओडिपस। दो आते हैं, एक तो लड़कों की आती है और एक लड़कियों की आती है। ठीक है ना? लड़की पिता के प्रति आकर्षित होती है और लड़का माता के प्रति। उसमें दो ग्रंथियां काम करती हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस और इलेक्ट्रा। हम याद ऐसे करेंगे कि ओडिपस में क्या आया शुरू में? ओ आया। ओ आया। ठीक है ना? तो इससे क्या याद करेंगे? बॉय। बी में क्या आया? ओ आया। बॉय यानी लड़के में लड़का हो गया। ठीक है ना? लड़के में ये ग्रंथि होती है ओडिपस वाली। और इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा से अपन ने क्या याद करेंगे? इलेक्ट्रा से एल निकाल लेंगे अपन, गर्ल। ठीक है ना? गर्ल। वो क्या हो गई? लड़की। ऐसे अपन याद कर सकते हैं। दूसरी चीज और भी ट्रिक बन सकती है बनाने को, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सिर्फ याद रखना है। ठीक है ना? ऐसे भी याद कर सकते हैं। ओडिपस में क्या आता है? ओ आता है। तो ओ लड़के बोलते हैं अपन। ओ लड़के। ठीक है ना? वो लड़के बोलते हैं। और इलेक्ट्रा में ई आता है। ई आता है। ये लड़की बोलते हैं अपन। ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये लड़की बोलते हैं, वो लड़के बोलते हैं। ठीक है ना? प्रश्न आगे है कि जीवन इतिहास विधि या केस स्टडी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीवन इतिहास विधि और केस स्टडी। ऑप्शन है टाइडमैन है, वॉटसन है, सिगमंड फ्राइड है या ओलपोर्ट है। तो ये आते हैं टाइडमैन। कैसे याद करें कि किसी इंसान की पूरी केस स्टडी करेंगे, पूरी केस हिस्ट्री करेंगे, उसमें जिंदगी के टाइड देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? उसके उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। टाइड देखे जाते हैं, जो उतार चढ़ाव उसके देखे जाते हैं। टाइडमैन। ठीक है ना? केस स्टडी। प्रश्न है कि प्रश्नावली विधि का जनक किसे माना जाता है? प्रश्नावली विधि का सुकरात, वुडवर्थ, स्किनर या पावलोव। ये है वुडवर्थ। वुडवर्थ। अब याद करेंगे कि जो कागज होता है, कागज यानी वुड और लकड़ी। कागज कैसा है? वुड और लकड़ी का। वैसे लकड़ी के बनता कागज। तो कागज पर वर्ड्स लिखकर प्रश्नावली दी जाती है। तो कागज पर क्या की जाती है? वर्ड्स लिखते हैं, प्रश्न लिखते हैं, शब्द लिखते हैं और क्या बनाई जाती है? प्रश्नावली बनाई जाती है। वुडवर्थ। ऐसे याद करेंगे प्रश्नावली विधि। आगे है कि व्यक्तित्व की शव अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट का सिद्धांत किसने विकसित किया? सेल्फ कॉन्सेप्ट शव अवधारणा कार्ल रोजर्स है, अब्राहम मैस्लो है, अल्बर्ट बांडुरा है या एरिक्सन है। तो ये है कार्ल रोजर्स। रोजर्स। याद ऐसे करें कि रोज सुबह उठकर शीशे में अपना सेल्फ देखो, सेल्फ कॉन्सेप्ट देखो। क्या? रोज देखो। रोजर्स। सेल्फ कॉन्सेप्ट देखो। ठीक है ना? तो वो रोजर्स आ गए। प्रश्न है कि आइजेंक के व्यक्तित्व सिद्धांत में पीईएन मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? आइजेंक का जो सिद्धांत है उसमें पीईएन क्या है? उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि पॉजिटिव, ईगो, नेगेटिव या फिर साइकोटिज्म, एक्स्ट्रावर्जन या फिर न्यूरोटिज्म या है पर्सनालिटी, इमोशन, नेचर या साइकी, ईगो या फिर नीड। आंसर आएगा ये है साइकोटिज्म, एक्स्ट्रावर्जन और न्यूरोटिज्म। ठीक है ना? इसमें अपन याद करेंगे कि आइजेंक का पीईएन है। पी से अपन ने याद करा पागलपन। पी से क्या याद करेंगे? पागलपन। इसे याद करेंगे बहिर्मुखता। और एन से अपन याद करेंगे स्नायु विकृति। स्नायु विकृति, पागलपन, बहिर्मुखता और स्नायु विकृति। इसमें ये आते हैं। आगे है कि भारतीय आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष में कौन से तीन तत्व शामिल हैं? त्रिदोष है, उसमें तीन तत्व कौन से हैं जो व्यक्तित्व निर्धारित करते हैं? सत्व रजतम, वात पित्त कफ, धर्म अर्थ काम या ज्ञान कर्म भक्ति। आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद के अनुसार आते हैं वात पित्त और कफ। आयुर्वेद में बीमारी और व्यक्तित्व दोनों वात यानी हवा, पित्त यानी अग्नि, कफ यानी जल से जुड़े हैं। ठीक है ना? हवा, अग्नि और जल से जुड़े हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय दर्शन यानी गीता के अनुसार व्यक्तित्व को किन तीन भागों में बांटा है? गीता जी के अनुसार वात पित्त कफ, सत्व रजतम, विष्णु ब्रह्म महेश, इसमें से कोई नहीं। तो इनके अनुसार है सत्व रज और
तम। शत, रज और तम। सत्व का मतलब ज्ञानी, शांत। रज का मतलब कर्मशील, उत्साही। और तम का मतलब क्रोधी और आलसी। ये गीता के अनुसार बांटे हैं। आगे है कि व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। ये प्रसिद्ध परिभाषा किसकी है? यानी व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के साथ अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। ऐसा किसने कहा? वॉटसन ने, ओलपोर्ट ने या वुडवर्थ ने? ऐसा कहा था ओलपोर्ट ने। ओलपोर्ट ने कहा गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन में शरीर के आल, ओलपोर्ट से ओल याद करा, यानी सभी, पोर्ट यानी अंग गुण काम करते हैं। ओलपोर्ट, ठीक है ना। किसमें? गत्यात्मक संगठन में। गत्यात्मक संगठन नाम पकड़ा और इसमें क्या काम करते हैं? सभी जो है वो पोर्ट काम करते हैं, सभी अंग काम करते हैं। क्या नाम आ गया? ओलपोर्ट नाम आ गया। ये परिभाषा है ओलपोर्ट की। क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में अचेतन मन का भाग कितना होता है? फ्राइड के अनुसार जो अचेतन मन है वो कितने परसेंट है? 1/10 है, 1/2 है, 9/10 है या 0 है? तो ये 9/10 है, यानी 90%। 90% अचेतन मन होता है। याद ऐसे है कि बर्फ के पहाड़ की तरह, आइसबर्ग की तरह हमारा मन 90% पानी के नीचे छिपा रहता है। यानी ऊपर तो जो है ना, ऊपर तो जो है वो 10% ही है, ऊपर तो 10% ही है, लेकिन जो अचेतन छिपा है 90% पानी में, वो 90% है दोस्तों। वो क्या है? अचेतन है। वो क्या है? अचेतन है। क्वेश्चन है कि निर्धारण मापनी का सर्वप्रथम प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किसने करा? निर्धारण मापनी का, रेटिंग स्केल का, फ्रांसिस गाल्टन ने, थ्रस्टन ने, लिकर्ट ने या स्किनर ने? ये करा था गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन। किसी की गाल देखकर आप उसकी सुंदरता की रेटिंग कर सकते हैं। गाल्टन से क्या याद करा? मापन याद करा। मापन याद करा कि अपन उसके सुंदरता को रेटिंग करेंगे, मापन करेंगे अपन उसका, क्या देखे? गाल देख के, ठीक है ना। ऐसे याद करेंगे गाल्टन को। प्रश्न आगे है कि अब्राहम मैस्लो ने व्यक्तित्व के विकास में किस चीज को सर्वोच्च स्थान दिया था? अब्राहम मैस्लो ने, उसने सर्वोच्च स्थान सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मसिद्धि है, शारीरिक आवश्यकताएं हैं, सम्मान की आवश्यकताएं हैं। सर्वोच्च थे आत्मसिद्धि, है ना। मैस्लो की पिरामिड में सबसे ऊपर आत्म सिद्धि होती है। क्या होती है? आत्म सिद्धि होती है, जहाँ इंसान अपनी पूरी क्षमता को पा लेता है। फिर है कि प्रक्षेपी विधियों का मुख्य लक्ष्य व्यक्तित्व के किस हिस्से को मापना है? कौन सी विधि है? प्रक्षेपी। प्रोजेक्टिव है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। उसमें से मुख्य लक्ष्य जो है वो किस हिस्से को मापना है? चेतन मन को, अचेतन को, शारीरिक बनावट को या सामाजिक मूल्य को? उसमें अचेतन मन मापा जाता है। जो बातें इंसान खुद नहीं बता सकता, यानी जो अचेतन मन में दबी हुई है, उन्हें प्रोजेक्टर की तरह बाहर निकाला जाता है। किसकी तरह? प्रोजेक्टर की तरह बाहर निकाला जाता है। ऐसे याद करेंगे। आगे है कि केटल ने व्यक्तित्व के शील गुणों को कितने भागों में बांटा? कौन से गुणों को? शील गुणों को किसने बांटा? केटल ने बांटा। कितने भागों में? 2 में, 3 में, 4 में या 16 में? इन्होंने 2 में बांटा। स्थायी गुण आ गए और क्या आ गए? मूल गुण आ गए, ठीक है ना। सरफेस आ गए और सोर्स आ गए। कैटल यानी क्या याद करा था? गाय याद करा था। और गाय के 2 ही सींग होते हैं भाई। गाय के कितने सींग होते हैं? 2 ही सींग होते हैं, बाहर दिखने वाले और अंदर से जुड़े हुए। ऐसे याद करेंगे। फिर है कि फ्राइड के अनुसार जीवन मूल प्रवृत्ति और मूल मृत्यु मूल प्रवृत्ति को क्रमशः क्या कहा जाता है? फ्राइड के अनुसार है ये जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। उसको क्रमशः क्या कहा जाता है? इड ईगो कहा जाता है, इरोस थानाटोस कहा जाता है, लिबिडो ईगो कहा जाता है या चेतन अचेतन कहा जाता है? इसको कहते हैं इरोस और थानाटोस। इरोस और थानाटोस। इरोस से क्या निकाला? रोज निकाला। इरोस से क्या निकाल लिया अपन ने? रोज निकाल लिया इरोस से। जैसे इरोस अपन ने लिखा ऐसे, तो लास्ट में क्या बनता है? रोज बना देंगे इसका, आरओएस का। रोज जो जीवन और प्यार का प्रतीक है। रोज क्या है? जीने का प्रतीक है। गुलाब मिल जाए, जीना मिल जाए, ठीक है ना। गुलाब जो जीने का प्रतीक है, रोज। और जो थानाटोस है वो क्या है? थानोस, जो मौत बांटता है। वैसे इरोज याद रह जाएगा तो बच्चा क्या? थानाटोस। तो ये क्या है? मृत्यु बांटता है। प्रश्न आगे है कि कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारक है जो माता पिता से बच्चे को प्राप्त होता है? सांस्कृतिक, वातावरणीय, वंशानुक्रम या विद्यालय? ये पता ही है, वंशानुक्रम ही है। जो चीज खून जिनसे मिले हैं वो वंशानुक्रम है। जैसे शारीरिक गठन हो गया, बुद्धि हो गया। प्रश्न है कि सेल्डन के एंडोमॉर्फिक प्रकार के लोग कैसे होते हैं?
किसने डिवाइड करा? एंडोमॉर्फिक शेल्डन ने। तो ये लोग कैसे होते हैं? दुबले एकांत प्रिय, मजबूत साहसी, मोटे गोलमटोल आरामदायक या चिड़चिड़े। वो होते हैं मोटे होते हैं, गोलमटोल होते हैं और आराम पसंद होते हैं। याद ऐसे करेंगे एंडोमॉर्फिक को कि एंड में जाकर इंसान मोटा हो ही जाता है। ये लोग खाना पीना आराम पसंद करने लग जाते हैं। काम कर लिया कि हो गया, बस ठीक है, जीवन का काम हो गया। अब एंड में जाके क्या होता है? खाते पीते हैं, मौज करते हैं। एंडोमॉर्फिक एंड। प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने चिंतन और कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? थॉर्नडाइक ने बांटा है किसके आधार पे? चिंतन और कल्पना के आधार पे। 2 भागों में, 3, 4 या 5। इन्होंने 3 भागों में बांटा। कौन से? सूक्ष्म, प्रत्यक्ष और स्थूल। सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष और स्थूल विचारक। थॉर्नडाइक के 3 नियम फेमस हैं, अपने को पता है। तो 3 ही इन्होंने ये प्रकार दिए। तो उनके व्यक्तित्व के प्रकार भी 3 ही हैं, ऐसे याद करेंगे। सूक्ष्म, प्रत्यक्ष और स्थूल। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व मापन की अवलोकन विधि किस प्रकार की विधि है? व्यक्तित्व मापन की है, ऑब्जर्वेशन मेथड है। वो कौन सी, किस प्रकार की है? प्रक्षेपी है, आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है या इनमें से कोई नहीं? तो ये विधि है दोस्तों वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक, ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? अवलोकन में इंसान के बाहरी व्यवहार को देखा जाता है। अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन किस का करेंगे? जो चीजें व्यवहार में दिख रही है, जो सामने है वही सच है, यानी जो ऑब्जेक्टिव है। आगे है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण क्या नहीं है? कौन सा नहीं है? एक्सट्रोवर्ट का। समाजवादी, सामाजिकता नहीं है, आशावादी, शर्मिला, एकांत प्रिय या साहसिक कार्य पसंद करना। तो इसमें जो बहिर्मुखी होगा वो शर्मिला नहीं होगा, एकांत प्रिय नहीं होगा। ये लक्षण जो है वो अंतर्मुखी का है। बहिर्मुखी तो बाहर की दुनिया का राजा होता है, जो शर्मिला कैसे हो सकता है? प्रश्न है कि रोडसा परीक्षण में 3 कार्ड यानी 8, 9, 10 किस रंग के होते हैं? रोडसा प्रशिक्षण के जो 3 कार्ड अपन माने 8, 9 और 10 वो किस रंग के होते हैं? काले सफेद होते हैं, काले लाल होते हैं, बहुरंगी होते हैं या नीले होते हैं? ये अपन ने अभी देखा था, 3 कार्ड होते हैं बहुरंगी। 5 माने थे टोटल, ठीक है ना? ब्लैक व्हाइट 5 थे, 10 थे टोटली। ब्लैक व्हाइट 5 हो गए, 2 क्या हो गए? ब्लैक रेड हो गए और 3 मल्टी हो गए। लास्ट के 3 जो हैं वो कलरफुल होते हैं। प्रश्न है कि क्रेस्मर के एथलेटिक प्रकार के लोग कैसे होते हैं? एथलेटिक वाले मोटे दुबले होते हैं, मजबूत मांसपेशियों वाले ऊर्जावान होते हैं या बेडौल होते हैं? जब नाम एथलेटिक आ गया तो मजबूत मांसपेशियों वाले होंगे, ऊर्जावान होंगे। एथलीट खिलाड़ी होते हैं तो खिलाड़ी हमेशा फिट और मजबूत ही होंगे, है ना? प्रश्न है कि एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में किशोरावस्था से जुड़ा व्यक्तित्व संकट कौन सा है? यानी एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसमें किशोरावस्था से जुड़ा व्यक्तित्व संकट कौन सा है? विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम दोष, पहचान बनाम पहचान भ्रांति या अखंडता बनाम निराशा। तो ये है दोस्तों पहचान बनाम पहचान भ्रांति, ठीक है ना? यानी आइडेंटिटी वीएस रोल कंफ्यूजन। यानी किशोर जो हैं, टीनेज वाले जो हैं वो हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं कौन हूँ। इसमें पहचान का क्या रहता है? संकट रहता है किशोरावस्था में। प्रश्न है कि व्यक्तित्व का कौन सा पहलू मूल्यों, नैतिकता और आदर्शों से संबंधित है? किसके अनुसार? फ्राइड के अनुसार। मूल्यों, नैतिकता और आदर्शों से। इड, ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो। तो ये है सुपर ईगो। सुपर मैन जो होता है वो हमेशा न्याय, नीति, आदर्श की बात करता है, सुपर ईगो। तो आज का ये क्वेश्चन है आगे कि व्यक्तित्व के विकास में वातावरण के अंतर्गत क्या आता है? व्यक्तित्व के विकास में वातावरण के अंतर्गत क्या आता है? शारीरिक रचना है, अंतस्तावी ग्रंथि है, परिवार विद्यालय संस्कृति है या तंत्रिका तंत्र है? साफ दिख रहा है परिवार विद्यालय और संस्कृति आएगी। वातावरण का मतलब है बाहरी दुनिया, परिवार और विद्यालय शरीर के बाहर ही होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है कि मुक्त साहचर्य परीक्षण का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने अचेतन मन को जानने के लिए किया था? मुक्त साहचर्य परीक्षण, ठीक है ना? फ्री एसोसिएशन टेस्ट अचेतन मन को जानने के लिए किया था। किसने करा था? स्किनर, सिगमंड फ्राइड, मेस्लो, ओलपोर्ट। ये सिगमंड फ्राइड ने। फ्राइड मरीज को काउच पर लेटाकर उसे फ्री यानी मुक्त होकर बोलने को कहते थे ताकि अचेतन मन बाहर आ सके। ऐसे याद करेंगे सिगमंड फ्राइड फ्री होकर कि लेट जाओ, ठीक है ना? अचेतन मन की भावनाएं बाहर आए। ये आज का वीडियो था दोस्तों। आगे वाले वीडियो में अपन आगे वाला टॉपिक करेंगे। इस प्रकार अपन साइको जो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करिए ना,
लास्ट तक करने वाले हैं। शिक्षण वीडियो तक अपन है वो सब करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल से जुड़ जाना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।